हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रजनीश, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम लाइफ केयर हॉस्पिटल बूटी मोड़ एंड सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल बरियातू रांची। सो फ्रेंड्स, आजकल मेरे पास काफ़ी टाइम से ये सवाल बराबर आ रहा है कि क्या मोटापे की वजह से हमें ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो सकता है या नहीं। आइए जानते हैं इसी के बारे में कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मोटापा किसे कहते हैं। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर मान लो आपका आपका हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो आप उसमें से 100 माइनस कर दो, तो आपका जो वेट आया, जो 80 केजी 80 जो बचा, वो आपका वेट मैक्सिमम वेट परमिसेबल है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप मोटापे की श्रेणी में हैं। अगर आपका 160 सेंटीमीटर अगर हाइट है, तो आप उसमें से 100 माइनस कर लो, और तो जो 60 केजी है वो आपका ये मैक्सिमम वेट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम लोग मोटापा की श्रेणी में लेके आते हैं। मोटापा कई कारणों से हो सकता है, कुछ तो वंशानुगत होते हैं, जेनेटिक होते हैं। उसके अलावा कई बार जो मैक्सिमम हम लोग देखते हैं वो हमारे डेली के लाइफस्टाइल और डेली की जो रूटीन हम लोगों का है, उसकी वजह से हो रहा होता है। हम लोग इसको ठीक करने के लिए या इससे होने वाली बीमारियों से बचने के बारे में ही आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम लोगों का जो बॉडी का जो मास है, जो पूरा वेट है, वो सबसे ज़्यादा बियर किया जाता है हमारे घुटनों के द्वारा, हमारे एंकल के द्वारा, और हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उसकी उसकी वजह उससे। अगर अगर आप देखें जो काफ़ी मोटे व्यक्ति होते हैं, तो हम लोग अगर बात करें रीढ़ की हड्डी के बारे में, तो उनमें देखेंगे यंग एज में भी काफ़ी ज़्यादा उनको बैक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनको बैठ के उठने में कभी कमर में दर्द हो सकता है, या फिर कुछ और काम कर रहे हो, झुक के उठने में या इस तरह की चीज़ों को करने में उनको ज़्यादा पेन होने की संभावना रहती है। जबकि जो दुबले-पतले और कम वेट वाले लोग होते हैं, उनको कमर दर्द रिलेटिवली कम होने की संभावना होती है। और ऐसा जब हम लोग देखते हैं, तो उस समय में हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है उसका क्या कारण है, जिसमें सबसे कॉमन हम लोग देखते हैं स्लिप डिस्क, जिसको समझते हैं हम लोग कि डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों दो हड्डियों के बीच में एक गत्ते जैसी चीज़ होती है जिसे डिस्क कहते हैं। डिस्क के फट जाने की संभावना होती है, जिसकी वजह से नसों पे दबाव आ सकता है। डिस्क प्रोलैप्स होना। इसके अलावा जो आपके जैसे एज बढ़ता है, जैसे बॉडी वेट हेवी रहता है, तो उसमें आर्थराइटिक चेंजेस भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अब हम लोग बात करें अगर घुटनों की, तो जो जिनका शरीर हेवी होता है उनको घुटनों का दर्द काफ़ी अर्ली आने की संभावना रहती है, क्योंकि घुटने ज़्यादा घिसते हैं उसमें वज़न की वजह से। उसमें बहुत तेज़ी से दौड़ना, भागना और इन सब करने में और ज़्यादा घुटने का जोड़ में खराबी आती है। इसमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन हम लोग देखते हैं, वो थोड़ा अर्ली क्लोज टू 5 से 10 साल पहले आप मान के चलें कि आने की संभावना होती है। इसको ठीक रखने के लिए भी हम लोगों को अपने वज़न को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कई और छोटी-छोटी बीमारियां हैं जो मोटापे के साथ जुड़ी रहती हैं, जिसमें अगर ज़्यादा मोटे होते हैं हम लोग, तो हम लोगों का जो बॉडी का मेटाबॉलिज़्म है वो सही नहीं हो रहा होता है, उसकी वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। उसके साथ-साथ खाने-पीने की हमारी आदतें कई बार जुड़ी रहती हैं मोटापे के साथ। तो उन केसेज़ में अगर आप जंक फूड ले रहे हैं, तो वो भी अपने आप में हमारे बोन्स को, हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा होता है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो उस मोटापे को कम करने के लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर वंशानुगत नहीं है, अगर या इवन वंशानुगत भी कई हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए आपको अपने डाइट को सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज़ेज़ सेकंड आते हैं, पहले सबसे पहले आपको डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जितने भी तेल मसाले वाली चीज़ें हैं या मीठी चीज़ें ख़ास करके, है ना? चॉकलेट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, शुगर रिलेटेड कुछ भी जो आप खा रहे हो, मीठी चीज़ें, उनको अवॉइड करें। उसके अलावा जो एक टर्म होता है, हम लोग बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखें। आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं या मैं यहाँ पे अटैच करूँगा। तो उसके साथ उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन भी फूड्स का ज़्यादा रहता है उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ख़ास करके जैसे हम लोग समझते हैं कि ब्रेड इज़ गुड, बट ब्रेड में भी अपना उनका नुकसान है, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है। उसी तरह से जो भी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे।
उसके साथ साथ जितने भी कोशिश करें कि तेल मसाला हो गया या फिर फ्राइड फूड्स हो गए, जितने भी फास्ट फूड्स हो गए, इन सब को अवॉइड करने की ज़रूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है। अपने खाने में सैलेड्स और फ्रूट्स इसको जगह दें। और हमेशा हम लोग कहते हैं इन चीज़ों को, मैं हमेशा बताता हूँ अपने मरीज़ों को भी कि कोशिश करें खाने से पहले एक प्लेट सैलेड का लें। उसमें आप ग्रीन सैलेड्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, खीरा हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, आप टमाटर हो गया, इन चीज़ों को अपने साथ खाने में लें। अगर आप चना भिगो कर अगर रखें रात भर और उसके बाद जो अंकुरित चना हो जाता है, चना या आपका मूंग, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में इन्वॉल्व करें, तो इससे आप देखेंगे कि हमारा जो बॉडी का फिटनेस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। कोई भी चीज़ फ्रेंड्स एक दिन में संभव नहीं होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। मेरा भी वज़न कुछ 4-5 साल पहले काफ़ी बढ़ा हुआ था। आई वॉज़ क्लोज टू 95 केजीज़। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, आई एम डूइंग द रॉन्ग थिंग। मुझे लग रहा था कि मुझे काम ज़्यादा ज़रूरी है, बट काम मैं बार-बार मैं थक जाता था, मुझसे काम ज़्यादा होता नहीं था। थोड़े समय 4 घंटे का भी ऑपरेशन हो गया या काम कर लिया तो इतनी नींद आती थी, थकावट सी महसूस होती थी। जब मैं इसके जड़ पे गया तो मैंने जाना कि मेरी लाइफ़स्टाइल जो है वो ख़राब होती जा रही है, मेरे खाने का टाइम ख़राब हो रहा है। तो समय पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। समय पे नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएँ या शाम की चाय लें और सबको बैलेंस करने की कोशिश करें। और आप विश्वास नहीं करेंगे, विदिन 3 टू 4 मंथ्स जैसे मैंने अपना डाइट कंट्रोल करा, तो मैंने क्लोज़ टू 8 से 10 केजी अपना वज़न लूज़ किया और मैं वापस से फिर से अपने काम में पूरी एनर्जी के साथ वापस आ गया। और जो फ्रूट्स हैं, उनका तो ख़ैर कोई तोड़ नहीं है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, तो आप किसी भी फ्रूट को खाएँ, आराम से खा सकते हैं, अनलेस एंड टिल किसी डॉक्टर ने आपको स्पेसिफ़िकली उसके लिए मना नहीं करा है तो। बट अपने खाने में साइट्रस फ्रूट्स को जगह दें, ख़ास करके जैसे संतरा हो गया या मौसमी हो गए। सेब बहुत अच्छा फल है ना? इसके साथ चाहें तो आप अनार, कीवी, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में जगह दें। खाना जो हम लोग अनाज खा रहे हैं, रोटी, चावल, इनको थोड़ा कम करें और फ्रूट्स एंड सैलेड को बढ़ाएँ। और अगर आप ये कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए 1-2 महीने में तो नहीं, तो पर 3 से 4 महीने होते-होते आपको रिज़ल्ट साफ-साफ दिखने लगेगा। यू विल बी एबल टू सी कि आप खुद में कितना एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। आपके बोन्स में वापस से ताकत महसूस होगी, आपको लगेगा कि अब जोड़ों में भी पहले से अ, कमी आई है दर्द में। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे वज़न ज़्यादा बढ़ा रहता है ना, तो वज़न बढ़ने के जैसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि उनका घुटने में दर्द है। तो हम लोग सलाह देते हैं कि आप सबसे पहले अपना वज़न कम कीजिए, क्योंकि अगर आप वज़न कम कर लेते हैं तो कई बार ऑपरेशन तक की ज़रूरत नहीं रहती है या टाल दिया जाता है, उसमें काफ़ी समय तक हम लोग लंबा खींच सकते हैं। मुझे ध्यान है, एक मेरे पेशेंट थे, उनका वज़न 105 केजी था, उनके जोड़ों में दर्द आ रहा था। ही वाज़ क्लोज़ टू 52-53 ईयर्स ओल्ड। सो उनका घुटना ख़राब होना शुरू हुआ। कहीं उन्हें सलाह भी दिया गया कि अगर ज़्यादा दर्द बढ़ेगा तो आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उनको काउंसल करा, समझाया उन्हें, अच्छे से खाने के बारे में बात करी और 3 से 4 महीना होते-होते जब वो आए तो मैं खुद उनको पहचान नहीं पा रहा था। मैंने देखा उन्हें कि उनके जोड़ों का दर्द, बोले हम सिर्फ थैंक यू बोलने आए हैं सर आपको। मैंने आपकी दी हुई दवाइयाँ सिर्फ 20 दिन खाई थी। उसके बाद मैंने जो वज़न कम करना शुरू किया तो आज मेरे जोड़ों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। सो दोस्तों, ये जोड़ों का दर्द काफ़ी हद तक अपने वेट से भी जुड़ा हुआ रहता है, तो ट्राई कीजिए, वज़न कम करें, एक नॉर्मल फिट बॉडी की तरफ बढ़ें और स्वस्थ रहें।